चलिए शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग एक दो निबंधों पर थोड़ा चर्चा करेंगे। यूपीएससी में पूछे गए एक दो निबंध, क्योंकि जैसा कल मैंने बताया था कि अगले 2-2.5 महीने में हम लोगों को क्या क्या करना है, तो उसमें एक मैंने कहा था कि राइटिंग, जब निबंध राइटिंग सीखेंगे हम लोग तो कई सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे और उसमें सिखाएंगे कि कैसे हमें अपने विचारों को डेवलप करना होता है, कैसे निबंध लिखने होते हैं। तो एक दो निबंधों पे बात कर रहे हैं। यूपीएससी 2014 में एक निबंध पूछा गया है। ऑनलाइन वाले क्लियर है सब? ऑडियो वीडियो क्लियर है सब? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? आवाज आ रही है? ओके। 2014 आईएएस में एक निबंध पूछा गया था। अधिकार ब्रैकेट में सत्ता बढ़ने के साथ उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। ये आईएएस 2014 का निबंध है। अधिकार या सत्ता बढ़ने के साथ उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले तो है आप लोगों को 2 मिनट 5 मिनट का समय, सोचिए जो भी आइडिया आ रहा है कि क्या समझ पा रहे हैं आप इस लाइन से, जो भी XYZ जो भी आपको लग रहा है कि इसका क्या मतलब होगा या क्या इसमें लिखा जा सकता है, सोचें 2 मिनट सारे लोग, ऑनलाइन वाले भी और आप लोग ऑफलाइन वाले भी, और बताएं पहले कि क्या हो सकता है इसका मतलब या क्या हम लिख सकते हैं इसमें। तब फिर मैं बताऊंगा कि कैसे निबंध जो आते हैं हम लोगों को कैसे उसमें काम करना है, कितने डायमेंशन से हम एनालिसिस कर सकते हैं चीज़ों की। अधिकार या सत्ता बढ़ने के साथ उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑनलाइन वालों से ही शुरू करते हैं। पहले ऑनलाइन वाले बताएं कि क्या हो सकता है इसका मतलब। जो बोलना चाहता है अपना ऑडियो ऑन करे और बताए कि क्या मतलब हो सकता है इस बात का, इसमें क्या लिखा जा सकता है। शर्माना नहीं है, संकोच नहीं करना है, क्योंकि निबंध का पहले दिन से हम मतलब बता रहे हैं हम लोग कि निबंध मतलब आपके अपने विचार, तो ये तो करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। ओके, ठीक है ठीक है, बात खत्म हो गई तो ऑडियो बंद कर लें। और दूसरे लोग
जो समझ में आ रहा है इस बात का मतलब? अभी तो चूंकि पहली दूसरी क्लास है इसलिए कह रहा हूं कि स्वेच्छा से बताएं। कुछ दिन बाद नाम लेके पूछूंगा और तब फिर बताना ही पड़ेगा। तो अभी नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, अभी स्वेच्छा से ही जो बताना चाहे वो बताए। हम्म। 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 ठीक है। हम्म। 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 ठीक है। ठीक है, और लोग? आप लोग ऑफलाइन वाले बताइए, जो भी आइडिया लग रहा हो। ठीक है, और? हम्म। 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 ठीक है, अच्छी बात है। हम्म। 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 ठीक है।
चलिए ठीक है। तो अब देखिए कितने सारे डायमेंशन अलग लोगों ने बताए। आपने ग्राम सभा की, पंचायत की बात की, आपने सीएम की बात की, आप वैदिक काल या जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं, आप महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं। अब अगर सबको मिला दें, हाँ, हम्म, चलिए, हमें खुशी है कि जो हम चाह रहे हैं, हमारी टीम चाह रही है, 3 दिन में आप लोग उसके लिए तैयार हैं। ये मतलब जो 2.5 महीने बाद हम उम्मीद करते, वो 3 दिन बाद ही आप लोग कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। आप लोग तैयार हैं निबंध के लिए और हो जाएंगे तैयार, इसमें कोई डाउट नहीं है। 200+ नंबर जरूर आएगा सबको। चलिए, अब थोड़ा सा मैं बताता हूं, बस आप लोगों की बात को देखे कैसे जोड़ता हूं। कुछ टर्म होते हैं, कल मैंने बताया था कि हम लोग फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, आधारभूत विषय, और उसमें मैंने कहा था जो परंपरागत हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी वो नहीं पढ़ेंगे, जो गैर परंपरागत हैं बीपीएससी के लिए उस पर चर्चा करेंगे। जैसे एथिक्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है, इस तरह के कुछ हम लोग आधारभूत अंडरस्टैंडिंग पे काम करेंगे। 2 शब्द हैं इसमें, एक देख रहे हैं आप सत्ता या अधिकार, इंग्लिश वर्ड है पावर, और दूसरा शब्द है उत्तरदायित्व, जिसके लिए इंग्लिश है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब थोड़ा सा हम चलते हैं, उस फंडामेंटल से भी जोड़ते हैं। एक शब्द होता है शक्ति, अंग्रेजी है उसका पावर। ये हम आगे चर्चा करते, लेकिन अब आज ही चर्चा कर दे रहे हैं कि उतना हमारा काम आज ही निपट जाएगा, क्योंकि इसी निबंध के संदर्भ में ही हम बात करते। एक शब्द होता है वैधता या लेजिटिमेसी, एक शब्द होता है सत्ता या प्राधिकार, अथॉरिटी, और एक शब्द है उत्तरदायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक शब्द जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी। लेजिटिमेसी, LEGITIMACY, लेजिटिमेसी। 2 लाइन में इन शब्दों को जानिए। देखिए, इसमें हिंदी में निबंध में किन 2 शब्दों का प्रयोग है? सत्ता और उत्तरदायित्व। कि सत्ता बढ़ेगी तो उत्तरदायित्व बढ़ेंगे। और इंग्लिश में किन शब्दों का प्रयोग है? पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहली बात कि हिंदी और अंग्रेजी में कई बार अंतर होता है। पावर का हिंदी शक्ति होता है, सत्ता नहीं। सत्ता को अंग्रेजी में हम अथॉरिटी कहते हैं, और इन दोनों में अंतर होता है। लेकिन टेक्निकली
आम बोलचाल में इन्हें पर्यायवाची माना जाता है। अब मैं अंतर भी बता रहा हूं आपको और फिर आऊंगा उस निबंध पे। तो सबसे पहले दो दो लाइन में इन शब्दों को जानें। सबसे पहला शब्द शक्ति, पावर। जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर हैं, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिए, क्लियर किया इन सब कॉन्सेप्ट्स को। हम उस डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस जितनी हमें निबंध के लिहाज से जरूरत पड़ेगी कि शक्ति का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को अपनी इच्छा अनुसार प्रभावित करना। ये शक्ति या पावर शब्द का अर्थ होता है किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को अपनी इच्छा से प्रभावित करना। दूसरे शब्दों में कहें तो शक्ति में भय या दबाव, फोर्स की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हम अगर अपनी मर्जी आपके ऊपर थोप रहे हैं, जबरदस्ती हम अपनी कोई बात आपसे मनवा रहे हैं, तो कहा जाता है कि हम अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं आपके ऊपर। क्यों ऐसा कर रहे हैं? भाई ताकत है हमारे पास, या कोई और कारण हो सकता है कि जबरदस्ती हम अपनी बात मनवा रहे हैं। जनरली देखिए आप, तो जो अपराधी गुंडे टाइप के लोग हैं, वहां हम प्रयोग करते हैं इस शब्द का। अतीक अहमद तो बहुत शक्तिशाली है या था, या और जो इस तरह के, तो वहां प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जबरदस्ती वो अपनी बात दूसरों से मनवाते या थोपते हैं, अपनी इच्छा दूसरे पे थोपना, जिसमें भय, बल, दबाव मतलब फोर्स होगी, तो कहते हैं शक्ति। एक शब्द है वैधता, लेजिटिमेसी। इसका अर्थ होता है किसी भी वजह से स्वीकार कर लेना। किसी भी वजह से स्वीकार कर लेना, तो इसे कहते हैं हम वैधता या लेजिटिमेसी। जबरदस्ती हम अपनी कोई बात थोप रहे तो शक्ति है। किसी भी वजह, एट एनी रीजन, किसी भी वजह से आपने मेरी बात मानी, आपने स्वीकृति दी, तो वो कहलाती है वैधता या लेजिटिमेसी। आपको लगा नहीं ये बहुत अनुभवी हैं, बहुत ज्यादा जानते हैं इस बारे में, इनकी बात मानने में ही हमारी भलाई है, ये जो कह रहे सही कह रहे हैं, इनकी बात मानेंगे तो हो सकता कि जो ये कह रहे हैं निबंध में हमें 300 में से 200 प्लस नंबर आ जाएंगे। तो आपको हमारी योग्यता, हमारे अनुभव, हमारे पढ़ाने के तरीके पे भरोसा है, और उस वजह से आपने हमारी बात मान ली। या और कारण भी हो सकता है, आपको लग रहा कि नहीं ये तो जो कह रहे हैं ये तो संविधान या देश के कानून की वजह से इनकी बात मानना मजबूरी है, नहीं मानेंगे इनकी बात तो ये तो पकड़ के हमें थाने में ले जाके बिठा देंगे। तो हमने मान ली बात। अरे ये तो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, पिताजी हैं, दादाजी हैं, अब कैसे नहीं माने इनकी बात? वो तो जो ये कह रहे हैं माननी पड़ेगा, वो तो भाई बड़े बुजुर्ग हैं घर के, मान ली बात। तो अगर किसी भी वजह से हमने स्वीकृति दे दी, तो स्वीकृति देने को हम कहते हैं वैधता या लेजिटिमेसी। और जब ये दोनों जुड़ जाते हैं, शक्ति प्लस वैधता, तब बनती है सत्ता। शक्ति प्लस वैधता बराबर सत्ता। पावर प्लस
लेजिटिमेसी इज इक्वल टू अथॉरिटी। दोनों चीजें जुड़ जाएं जब एक साथ। हमने कुछ कहा और हमने जबरदस्ती नहीं करी आपके साथ, भय नहीं दिखाया, आपने मान लिया हमारी बात को, तो शक्ति के साथ वैधता जुड़ गई, मतलब शक्ति को स्वीकृति मिल गई आपकी, तो वो कहलाएगी सत्ता। हिंदी में सत्ता भी कहते हैं, प्रभुत्व भी कहते हैं, प्राधिकार भी कहते हैं, कई पर्यायवाची शब्द हैं, और उसके लिए अंग्रेजी शब्द है अथॉरिटी। अब क्यों मानी आपने मेरी बात, क्यों स्वीकृति दी आपने? कई कारण हो सकते हैं इसके, बताए मैंने कारण। जैसे एक कारण मैंने बताया कि घर के बड़े बुजुर्ग हैं, तो इसलिए आपने उनकी बात मानी, क्योंकि हमारे समाज की ऐसी परंपरा है कि हम बड़े बुजुर्गों का आदर करेंगे, प्रणाम करेंगे, दिख जाएंगे तो पैर छू लेंगे, जो वो कहेंगे हम वो करेंगे। पितृसत्तात्मक समाज है हम लोगों का। तो देखिए आप, घर का जो सबसे वरिष्ठ पुरुष सदस्य है, पूरे घर के लोग उसकी बात को मानते हैं, स्वीकृति देते हैं। क्यों? परंपरा है ऐसी, हम उसकी बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। वो जो कह रहा है हमें करना है, पिताजी हों, बड़े पिताजी हों, दादाजी हों, बड़े भाई हों, परंपरा है ये समाज की। तो हमने स्वीकृति दी, और क्यों दी? परंपराएं हैं हमारी ऐसी, इसलिए। तो हम कह देंगे ये परंपरागत सत्ता है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी है, ये परंपराओं की वजह से मानी जा रही है बात। आपने क्यों मानी मेरी बात? क्योंकि आपको मेरी योग्यता पे, मेरे अनुभव पे भरोसा है। तो हो गई ये करिश्माई सत्ता या चमत्कारिक सत्ता। आपको लग रहा है कि जो ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं, इनका लंबा अनुभव है, इसलिए मान लिया। परंपरा तो नहीं है कोई ऐसी, बस आपको हमारी योग्यताओं पे भरोसा है। महात्मा गांधी, हजारों लोग उनकी एक बात सुनने, उनके पीछे चलने को तैयार, भरोसा है कि हाँ ये आदमी निस्वार्थ भाव से देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा है, या जो भी कह रहा है सही कह रहा है, तो बस मान रहे हैं हम बात, बन गए उनके अनुयायी। आजकल देखिए इतने सारे संत, महात्मा, साधु, हजारों लाखों लोग उनके फॉलोअर हैं, भक्त हैं, अनुयायी हैं। उनके करिश्मे पे, उनके गुणों पे भरोसा है। हम लोगों की सत्ता भी यहाँ यही है, करिश्माई सत्ता। आप उसी वजह से मानते हैं हमारी बात। और कई कारण होते हैं। आपने इसलिए मानी हमारी बात या किसी की बात क्योंकि ऐसा करना देश के संविधान या नियम कानूनों की वजह से जरूरी है। एक हवलदार भी आ जाए हमारे घर, ऑफिस, दुकान और कहे कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, हमें वैसा करते हैं, हम मानते हैं उसकी बात। हवलदार से लेके राष्ट्रपति तक, मतलब जितने सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, आईएएस, पीसीएस, प्रधानमंत्री, और जो वो जो कह रहे तो मान रहे हैं हम उनकी बात। क्यों ऐसा? क्योंकि अब इसलिए हम उनकी बात मान रहे क्योंकि हमारे देश का संविधान और नियम कानून ऐसे हैं, उनके तहत उन्हें वो पावर मिली है कि वो हमें जो कहेंगे और हम उसकी वजह से उनकी बात को स्वीकार करेंगे। कारण अलग अलग हैं। देखिए, पिताजी की बात कोई देश का नियम कानून नहीं कहता कि मानो, बात नहीं भी मानो, आप नहीं मानते बहुत सारे लोग। पिताजी की बात कितने लोग इसलिए मानते हैं कि उन्हें अपना आइडियल और हीरो मानते हैं, मजबूरी में मानते हैं, क्योंकि परंपरा है ऐसी, तो इसलिए मानना है। कुछ चाहे शादी विवाह का मैटर हो, चाहे कुछ और, पर परंपरा है तो मजबूरी है तो मानते हैं। तो वहां परंपरा है। और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की बात मानना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां कानून है, वहां संविधान है। एक हवलदार की भी बात इसलिए मानना जरूरी है। और उसी तरह से हमारी बात तो देखिए, स्वेच्छा से तो आ रहे आप अपने,
भरोसा है आपको हमारे ऊपर, इसलिए तो यहां करिश्मा, यहां चमत्कार है कुछ। तो अलग अलग कारण, कई कारण हो सकते हैं कि जब हम स्वीकृति दे देते हैं, किसी की कही बात को मान लेते हैं, तो बनती है ये सत्ता। तो अब सबसे पहली बात तो आप देखिए कि शक्ति अलग है, सत्ता अलग है। उस निबंध में हिंदी में सत्ता लिखा है और अंग्रेजी में पावर लिखा है, तो उस लिहाज से तो वहीं गलत हो गए कि नहीं हो गए। लेकिन अब फिर क्या ध्यान रखना है कि टेक्निकली कई बार अंतर होता है इनमें, लेकिन आम बोलचाल में हम इनको पर्यायवाची के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे पॉलिटी में आप पढ़ते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां, कभी आज तक पढ़ते हैं आप राष्ट्रपति की सत्ता? कभी यूज नहीं करते वर्ड। हमेशा वर्ड क्या होता है? पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो जब हमारा संविधान भी शक्ति और सत्ता में अंतर नहीं कर रहा, तो फिर आप और हम तो हैं ही किस खेत की मूली, संविधान से बढ़ के तो नहीं है। तो फिर पर्यायवाची मान लेते हैं हम इनको। उसी सोच के तहत यूपीएससी ने भी किया कि पर्यायवाची माना गया है वहां शक्ति और सत्ता को, या अंग्रेजी में लिख दिया पावर और हिंदी में लिख दिया सत्ता। अदरवाइज टेक्निकली इनमें अंतर होता है, कई बार हमें जरूरत पड़ सकती है अंतर की, और चूंकि यहां तो हमें चीजों को समझना है तो इसलिए हम वो अंतर भी बता रहे हैं आपको, लेकिन साथ साथ ये कह रहे कि यहां इस निबंध में वो पर्यायवाची माने गए हैं और हम भी पर्यायवाची मानते हुए ही अपने विचार वहां व्यक्त करेंगे। वास्तव में तो वो राष्ट्रपति की सत्ता होती है, लेकिन यूज शक्ति शब्द ही किया गया है संविधान में, शक्ति शब्द ही बोलते हैं। तो कल जैन सर बता रहे थे कि वहां भी मिस्टेक्स हो जाती हैं संविधान में, क्योंकि कई बार हर आदमी इतना एक एक शब्दों का माइनर अंतर टेक्निकल नॉलेज नहीं रखता है। आम बोलचाल की भाषा कई बार कुछ और हो जाती है। अब कल ही देखिए हमने आपको स्मार्ट में दोनों शब्द बताए थे, ए अकाउंटेबिलिटी, उन्हीं दो शब्दों पे आ रहे हैं, और आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही और रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व, और आम बोलचाल में फिर दोनों एक ही हैं। लेकिन स्मार्ट में अगर दोनों लिखे हैं, इसका मतलब क्या है कि दोनों में अंतर होता होगा, तभी तो दोनों लिखे हैं। नहीं तो स्मार्ट वर्ड बनाने वाले तो बेवकूफ नहीं थे कि उन्होंने ए भी लिखा और आर भी लिखा, अगर दोनों एक ही होते तो। हाँ, लेकिन आम बोलचाल में उन्हें भी एक ही कहा जाता है। यहां तो चलो बहाने नहीं किया यूपीएससी ने, नहीं तो यहां भी क्या करता है, हिंदी में लिखता उत्तरदायित्व, वो अंग्रेजी में लिखता अकाउंटेबिलिटी। वहां भी ऐसे ही करता है यूपीएससी, यहां चलिए कम से कम नहीं किया। तो चौथा शब्द उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और साथ में पांचवा शब्द है जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी। उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति पर कुछ कार्य करने या न करने, किसी विशेष प्रकार से करने या न करने की जिम्मेदारी। किसी व्यक्ति पर कुछ कार्य करने या नहीं करने, किसी विशेष प्रकार से करने या नहीं करने की जिम्मेदारी, इसे कहते हैं हम उत्तरदायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने आपको बताया कि देखो निबंध में 70-75 शब्द में जब 700-800 शब्द का निबंध लिखोगे बीपीएससी में, करीब 75 शब्द के आसपास, मतलब 10% में भूमिका लिखनी है।
फिर बीच में 3 पैरा बनाने हैं लगभग 150 से 200 शब्द के, और फिर लास्ट में लगभग 10% में फिर आपको उपसंहार या निष्कर्ष कंक्लूजन लिखना है। तो मोटा मोटी एक दिमाग में 5 पैरा लेके चलना है हमें 700-800 शब्द में। शुरू का प्रस्तावना या भूमिका, लास्ट का निष्कर्ष, लगभग 10% भूमिका, लगभग उतना ही निष्कर्ष, और बीच के 3 पैरा में लगभग 200-200 शब्द हो जाएंगे, 750-800 शब्द। अब उसमें भी हमने सिखाया भूमिका कैसे लिखना है, क्या बातें। तो अब जब हमने ये बताया, आपको ये सिखाया, तो अब आप हमारे प्रति जिम्मेदार हो गए। आप जब आंसर लिखोगे तो हम देखेंगे कि जो हमने कहा था वैसे आपने किया या नहीं किया, उसी तरीके से किया या नहीं किया। स्टाफ काम कर रहा, हम उसे सैलरी दे रहे हैं 20,000, 30,000, 40,000, तो हमने उसे बताया कि भाई ये स्लाइड इस तरीके से बनाना, ये हो या नहीं हो। सैलरी दे रहे हैं मतलब वो भी तो उसी सत्ता का ही पार्ट है, पैसा भी तो वो जिम्मेदार है कि नहीं कि जो हमने उसे काम दिया वो उसने किया या नहीं किया, जिस तरीके से हमने कहा था उसी तरीके से किया या नहीं किया। 5 साल के लिए हमने प्रधानमंत्री जी को इतना बहुमत दे के चुन के भेजा, सत्ता दी, तो सत्ता दी तो हम पूछेंगे कि नहीं, बताओ 14 लाख कहा था आपने तो आए अकाउंट में कि नहीं आए, क्या और जो जो आपने कहा था वो हुआ कि नहीं हुआ, जवाब दो हमें, जिम्मेदार हो आप। तो जो काम सौंपा गया है वो आपने किया नहीं किया, जो तरीका था काम करने का उस तरीके से किया या नहीं किया, जितना पैसा था उतने पैसे में किया या नहीं किया। ऐसा तो नहीं कि 100 की जगह 150 खर्चा कर दिया। पिताजी आपको हर महीना 10,000 दे रहे तो वो पूछेंगे नहीं कि 10,000 का क्या करते हो बताओ हमें, वो आपको पैसा दे रहे हैं, दिल्ली में रहने की आजादी दे रहे हैं। देखिए जितने एग्जाम्पल आप डालना चाहे डाल सकते हैं, हम उसी पे आ रहे हैं कि सत्ता और उत्तरदायित्व। अगर पिताजी ने 15,000 रुपया महीना दे के दिल्ली भेजा है, आपने कहा कि हमें बीपीएससी की तैयारी करनी है, अब रोज आके वो दिल्ली नहीं देख रहे कि आप क्या कर रहे नहीं कर रहे, तो अधिकार दिया उन्होंने आपको कि जाओ अपनी मर्जी से जी लो अपनी जिंदगी, जो मूवी का डायलॉग है तो अब अपनी मर्जी से वो जिंदगी जीने में आप बत्तरा पे बैठ के चाय और सिगरेट का धुआं उछाल रहे, और या आप उनके प्रति जिम्मेदार हो कि नहीं हो, कि जो काम दिया गया था, जो जिम्मेदारी दी गई थी, आपने पूरी करी नहीं करी, सही तरीके से करी या नहीं करी। 10,000 देंगे, सोच के देखें 10,000 में मिसयूज की गुंजाइश कितनी होगी, और 50,000 देंगे तो सोच के देखें मिसयूज की गुंजाइश कितनी होगी। नेचुरल सी बात है कि 10,000 में गुंजाइश ना के बराबर है, क्योंकि 1 तारीख को मकान मालिक बाहर निकाल देगा मिसयूज करोगे तो। 10,000 में तो बचनी नहीं है मिसयूज के लिए, लेकिन अगर 50,000 आ जाएगा तो अब मिसयूज की गुंजाइश बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। मतलब जैसे जैसे सत्ता बढ़ेगी तो वैसे वैसे जिम्मेदारी भी बढ़ेगी कि आप उसका सही प्रयोग कर रहे या नहीं कर रहे, कहीं मिसयूज तो नहीं कर रहे उसका। तो ग्राम पंचायत के पंच की बात करें और देश के पीएम की बात करें, आप लोगों ने कहा ही, तो जैसे जैसे भाई अधिकार बढ़ रहे हैं, सत्ता बढ़ रही है, वैसे वैसे उनकी जिम्मेदारी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रही है। और निबंध में अब अभी आएंगे हम कि कितने सारे डायमेंशन से आप इस बात को उदाहरण के साथ बता सकते हैं कि हाँ सत्ता के साथ साथ जिम्मेदारी बढ़ती है या उत्तरदायित्व बढ़ता है। तो उत्तरदायित्व हो गया, किसी व्यक्ति पे कुछ कार्य करने या नहीं करने, किसी विशेष प्रकार से करने या नहीं करने की जिम्मेदारी। और अब एक शब्द है जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। अगेन इन दोनों को पर्यायवाची के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, इनमें भी लेकिन थोड़ा सा टेक्निकली डिफरेंस होता है। उत्तरदायित्व एक नैतिक संकल्पना होती है, जबकि जवाबदेही एक कानूनी संकल्पना होती है। उत्तरदायित्व में नैतिकता का पक्ष सबसे महत्वपूर्ण होता है,
और जवाबदेही में कानूनी या वैधानिकता का पक्ष सबसे महत्वपूर्ण होता है। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण हमारा संविधान। भाग 3 में पढ़ते हैं हम फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार, और भाग 4 में पढ़ते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोनों में सबसे पहला अंतर क्या पढ़ते हैं आप, कि जो मूल अधिकार हैं वो न्यायालय द्वारा बाध्यकारी हैं, प्रवर्तनीय है न्यायालय द्वारा, जबकि जो निदेशक तत्व हैं वो राज्य की इच्छा के ऊपर हैं, वो कानूनन बाध्यकारी नहीं है। मतलब मूल अधिकारों को देने और लागू करने के लिए सरकार हमारे प्रति जवाबदेह है, लेकिन निदेशक तत्वों में लिखी बातों या आदर्शों को पालन करने के लिए वो हमारे प्रति उत्तरदायी है। जब कानूनी बाध्यता होती है तो जवाबदेही वर्ड का इस्तेमाल होता है, और जब नैतिक बाध्यता होती है मतलब स्वेच्छा है, नैतिकता की दृष्टि से है कि भाई महिलाएं पिछड़ी हैं तो विकास करो, लेकिन नहीं भी करोगे तो हम कोर्ट में आपको घसीट नहीं सकते, तो उत्तरदायित्व। दूसरा एक अच्छा एग्जाम्पल पढ़ेंगे, वो कॉन्सेप्ट आगे। बिहार में राइट टू पब्लिक डिलीवरी एक्ट लागू है, लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिकार। टाइम बाउंड सर्विस डिलीवरी या समयबद्ध सेवा उपलब्धता के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा दिया गया एक कानूनी अधिकार। बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है या डीएल बनवाना है या और जो भी कानून बना के तय कर दिया गया है कि बर्थ सर्टिफिकेट 7 दिन या 3 दिन या 10 दिन, जो भी कानून में सीमा है, कि आवेदन की तिथि से उतने दिन के अंदर वो आपको बन के मिलेगा ही, नहीं मिलेगा तो संबंधित अधिकारी पर डे के हिसाब से जुर्माना लग जाएगा उसके ऊपर। कानून के द्वारा हमें राइट मिल गया है कि फला सेवा इतने दिन में मिलेगी, वो कानूनन बाध्य अधिकारी, हम कानूनन अधिकृत हैं उसके लिए, तो होगी जवाबदेही। और एक कॉन्सेप्ट सिटीजन चार्टर या उसी से मिलता जुलता नागरिक अधिकार पत्र, उसमें कानूनन बाध्यता नहीं होती, वो भी टाइम बाउंड सर्विस डिलीवरी के लिए ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, उसमें कानूनन बाध्यता नहीं होती, उसमें वह संबंधित विभाग की स्वेच्छा होती है कि 3 दिन में सर्टिफिकेट बना के दे दो, नहीं भी देगा तो हम कुछ कर नहीं सकते, कोई केस, कोर्ट कचहरी, जुर्माना, दंड, ये सब कुछ नहीं कर सकते, बस स्वेच्छा है, तो हम कहते हैं उत्तरदायित्व। तो जहां कानूनन बाध्य हम किसी को कर देते हैं तो उसे जवाबदेह कहा जाता है, और जब कानूनन बाध्य नहीं होता है कोई व्यक्ति या संस्था, बस मोरली नैतिक दृष्टि से एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर वहां उत्तरदायित्व होता है। यहां उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द का ही प्रयोग है, अदरवाइज जैसा हमने कहा कि पर्यायवाची उत्तरदायित्व को वो अकाउंटेबिलिटी लिखते तब भी, लेकिन जब स्मार्ट की हम बात कर रहे हैं तो फिर अलग अलग भी हमें पता होना चाहिए कि चूंकि उसमें ए भी है और आर भी है, दोनों एक साथ हैं। अब इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा ये आपसे, बिहार में गुड गवर्नेंस है, आपने कहा है कैसे सर स्मार्ट गवर्नेंस, स्मार्ट नहीं पूछेगा, तुरंत वो कहेगा कि इसमें ए भी है आर भी है, बताओ जरा दोनों में क्या अंतर होता है, बहुत होशियार बन रहे तो। अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या अंतर होता है, इंटरव्यू का प्रश्न है। अभी अक्सर पूछे इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं इंटरव्यू, कि जहां सिंगल लाइन और 2 लाइन में आपको टू द पॉइंट एकदम जवाब देना है। रोज 10 बार हम यूज कर रहे हो शब्दों को, और कई बार ध्यान ही नहीं जाता है कि अरे ये सेम है या अंतर है, तो क्या अंतर है, या स्मार्ट गवर्नेंस गुड गवर्नेंस का बेस है, रोज यूज करेंगे, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दोनों में डिफरेंस क्या है टेक्निकली पता ही नहीं है अगर हम,
तो ये तो कुछ शब्द हो गए फिलहाल, इतना ही। अब आए उस टॉपिक पे। कि अधिकार या सत्ता बढ़ती है तो उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। पहले एक थ्योरी भी बताते हैं इससे जुड़ी हुई। सत्ता और उत्तरदायित्व, इन दोनों के संबंधों से जुड़ा हुआ एक सिद्धांत है जिसे हम कहते हैं समरूपता का सिद्धांत। इस सिद्धांत का कहना है कि सत्ता और उत्तरदायित्व साथ साथ चलते हैं। सत्ता और उत्तरदायित्व साथ साथ चलते हैं, मतलब जितनी सत्ता उतना उत्तरदायित्व। जब सत्ता तभी उत्तरदायित्व, और या उल्टा करें, जितना उत्तरदायित्व उतनी सत्ता, और जब उत्तरदायित्व तभी सत्ता। यही है, देखिए निबंध आपका, कि सत्ता बढ़ेगी तो उत्तरदायित्व बढ़ जाएगा, और या उल्टा कर रहे कि उत्तरदायित्व बढ़ता है तो सत्ता भी बढ़ानी पड़ती है। हम जिम्मेदारी दे दें आपको, लेकिन उसे पूरा करने के लिए जो पावर चाहिए, जो पैसा चाहिए, वो नहीं दें, कैसे करोगे आप पूरा? हम किसी स्टाफ से कहें हमारे टाइम नहीं है, दिन भर क्लास है, मार्केट जाओ, प्रिंटर खराब हो गया, कंप्यूटर जाके एक ले आओ, काम सौंप दिया, जिम्मेदारी दे दी। आना है 10,000 का, पैसा दें 2,000, कैसे करेगा पूरा? है? मतलब तो अगर हमने जिम्मेदारी दी तो उसको पूरा करने के लिए जितनी पावर चाहिए वो भी तो देनी पड़ेगी, जितना पैसा चाहिए वो भी तो देना पड़ेगा। अब दुकान पे जाए, वो दुकानदार 4 ब्रांड का दिखा दे, i7 दिखा दे, 6 दिखा दे, 5, अब फिर उसे फोन लगाना पड़े हमें। हम क्लास में हैं, फोन नहीं उठाएं, या उठाएं, अब सर ये ले लें कि वो ले लें कि ऐसा कि वैसा, तो फिर हमें उसे उतनी पावर देनी पड़ेगी कि तुम अपने विवेक से जो ठीक लगे वो ले आना। बार बार हमें फोन लगा के पूछने की, परेशान करने की जरूरत नहीं है, तब तो वो करेगा उस जिम्मेदारी को पूरा। आप कलेक्टर हो, एसपी हो, डिप्टी कलेक्टर हो, डीएसपी हो, इतनी जिम्मेदारी है, और हम सत्ता दें नहीं, पहले मंत्री जी से फोन लगा के परमिशन लो हर चीज के लिए, मरने वाला तो मर ही जाएगा। तो आपको फिर उतनी हमें पावर देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी, कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए निर्णय लो और तेजी से काम करो। अगर हम व्यक्ति को सत्ता दे दें, उत्तरदायी नहीं बनाए, तो सत्ता के दुरुपयोग का डर रहेगा। हमने कहा सत्ता में संसाधन भी शामिल हैं, वो सत्ता वित्तीय भी है, वो निर्णय लेने की सत्ता भी, उसमें कई बातें। तो आपको हमने सत्ता दे दी, पावर दे दी, पैसा दे दिया, लेकिन आपसे हम पूछ ही नहीं रहे कि आप उस पैसे का क्या कर रहे हैं, आप उस सत्ता का क्या कर रहे हैं। तो आप
जो मर्जी करो। आपको तो पता है पिताजी कभी पूछते नहीं, जितना मांगो उतना अकाउंट में डाल देते हैं। कभी आज तक पूछा ही नहीं फोन करके कि क्या किया उसका, नहीं किया तो गड़बड़ भी कर लोगे, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन जब जवाब देना पड़ेगा, हिसाब बना के महीने का भेजना पड़ेगा कि जरा भेजो 20,000 आया था कि कहां कितना खर्चा किया है, तब कैसे गड़बड़ी करोगे? तो अगर सत्ता दे देंगे, जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे, उस सत्ता के संसाधनों के दुरुपयोग का डर बना रहेगा। अगर जिम्मेदारी दे देंगे और सत्ता नहीं देंगे, संसाधन नहीं देंगे, तो हो सकता है आप समय पर अपनी उस जिम्मेदारी को पूरा ही नहीं कर पाओ। भेज तो दिया पिताजी ने दिल्ली, लेकिन अब टाइम से पैसा ही नहीं भेज रहे अकाउंट में। मकान मालिक जैसी 1 तारीख होती है परेशान करने लगता है, 4 दिन आपका उसी टेंशन में निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा कि नहीं हो रहा? पैसा देना तो है ही, आज दो कि कल दो, लेकिन चूंकि आप कल दे रहे हैं तो 4 दिन जब तक नहीं दे रहे तब तक रोज आके 6 बार वो आपको टोक रहा है, दिमाग में एक टेंशन चल रहा है, पढ़ाई हो नहीं पा रही आपकी। मतलब आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे सही तरीके से। तो अगर जिम्मेदारी सौंपी जा रही है तो फिर उसको पूरा करने के लिए जितना आवश्यक सत्ता और संसाधन है, समय पर उनकी उपलब्धता भी उतनी आवश्यक होती है। इसे कहा गया है सत्ता और उत्तरदायित्व के बीच में समरूपता का सिद्धांत, या कि सत्ता और उत्तरदायित्व साथ साथ चलते हैं, एक हो और दूसरा नहीं हो तो आप देख रहे हैं उसका क्या नुकसान हो सकता है। ये तो थ्योरी वाली बात, बस एक हमने कहा कॉन्सेप्ट या समझ। अब पूरा निबंध देखिए, इसी पे बेस्ड है। अब इसके बाद एग्जाम्पल, ये तो थ्योरी की बात होगी, तो शुरू में थोड़ा हमने यही दिखा दिया कि व्यक्ति को अधिकार दिए जाएं किंतु उसकी जिम्मेदारियां उत्तरदायित्व तय नहीं किए जाएं, तो हो सकता है कि व्यक्ति स्वच्छंद हो जाए, अपने उन अधिकारों का अनावश्यक दुरुपयोग करने लगे जो भी। और उसी तरह से अगर हम उत्तरदायित्व देते हैं व्यक्ति को, तो हमें ध्यान रखना होता है कि पर्याप्त उसके पास सत्ता भी हो, संसाधन भी हो, अन्यथा कई बार ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति, तो हमने दिखा दिया। अब कितने डायमेंशन हो सकते हैं इस बात के? कई सारे, जैसे आप लोगों ने बताया डायमेंशन। इसके डायमेंशन आप क्लासिफिकेशन, मतलब दिमाग में एक बिठाने के लिए, चूंकि फॉर्मेट बनाना है, संवैधानिक दृष्टि से भी हो सकता है डायमेंशन इसका। इसका राजनीतिक दृष्टि से भी हो सकता है डायमेंशन, इसका आर्थिक दृष्टि से भी हो सकता है डायमेंशन, इसका आपके सामाजिक दृष्टि से भी हो सकता है डायमेंशन, इसका आपके पारिवारिक और व्यक्तिगत दृष्टि से भी हो सकता है इसका डायमेंशन, इसका अंतरराष्ट्रीय भी हो सकता है डायमेंशन, इसका एक निजी कंपनी के संगठन में भी हो सकता है डायमेंशन। कितने एंगल से आप इस बात को डिस्कस कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं कि सत्ता और उत्तरदायित्व अगर साथ साथ नहीं होंगे तो कैसे दिक्कतें हो सकती हैं। उसका प्रशासनिक दृष्टि से भी हो सकता है डायमेंशन, उसका वैज्ञानिक या तकनीकी दृष्टि से भी हो सकता है डायमेंशन। बहुत सारे डायमेंशन हो सकते हैं इस बात के। दुनिया में कोई फील्ड ऐसा नहीं है जहां व्यक्ति के पास अधिकार हो, सत्ता हो, जिम्मेदारियां नहीं हो, और या उल्टा करें, जिम्मेदारियां हो और अधिकार सत्ता नहीं हो। बहुत सारे डायमेंशन हो सकते हैं। जैसे अब और देखिए, अब दिमाग चलना आपका शुरू होगा। अब पहले भी आपने बताया और अब और देखिए, हमने केवल इतना सा क्लासिफिकेशन कर दिया। संवैधानिक पे आए, सबसे अच्छा उदाहरण क्या? मूल संविधान बना तो उसमें फंडामेंटल राइट्स थे लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, और बाद में हमें समझ में आया कि बिना कर्तव्य, मतलब बिना जिम्मेदारी के अधिकार व्यक्ति को स्वच्छंद बना देते हैं। और तब हमने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अधिकार के साथ कर्तव्यों की भी संविधान में व्यवस्था की। किस बात का एग्जाम्पल? इसी का तो, कि अधिकार के साथ उत्तरदायित्व चलते हैं, अधिकार बढ़ता है तो उत्तरदायित्व बढ़ जाते हैं। तो संवैधानिक डायमेंशन भी हो सकता है इसका, है हमारे पास उदाहरण।
बहुत सारे मूल अधिकार हैं अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, लेकिन बाद में हमने खुद एहसास किया इस बात का कि मूल कर्तव्यों की चर्चा नहीं करके एक बहुत बड़ी गलती हुई है हमसे। व्यक्ति केवल अपने अधिकारों की मांग करता है, अपने सामने वाले के अधिकारों को भूल जाता है। लेकिन कहा ही जाता है कि आपका अधिकार और स्वतंत्रता तभी तक है जब तक कि दूसरे के अधिकार और स्वतंत्रता को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन आदमी केवल अपने अधिकार स्वतंत्रता की बात करता है। हमने इसी बात को तो समझा था कि अधिकार के साथ उत्तरदायित्व होने चाहिए, तभी तो फिर हमने जोड़े थे मूल कर्तव्य। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने इतने सारे मानवाधिकार दे रखे हैं, 100 के ऊपर ह्यूमन राइट्स हैं, तो वहां अधिकारों की बात है, पर्यावरण या और दूसरे, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। केवल पेड़ काटना और स्वच्छ हवा लेना ही हमारा अधिकार है, उन पेड़ों को बचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप पर्यावरणीय दृष्टि से भी चर्चा करेंगे आप, कि पर्यावरण जो हमें दे रहा है, स्वच्छ हवा में जीने का अधिकार दे रहा है, तो हमारी उस पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी नहीं है तो क्या है जिम्मेदारी? हम कर रहे पूरी की नहीं कर रहे, और नहीं करेंगे तो कब तक वो अधिकार हमें मिल पाएंगे? आज जो हालत हो रही है कि जीना मुश्किल है स्वच्छ हवा में, दिल्ली में तो आप देख ही रहे कि 300-400 तो कॉमन होता है AQI। क्यों? इसीलिए तो कि हमने केवल अपने अधिकारों को समझा, हमने अपनी जिम्मेदारियों की बात नहीं की। नदियां आज नदी की जगह नाला बन गई हैं। क्यों? क्योंकि हमने अधिकार तो समझे अपने, लेकिन उनके प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने उसकी बात नहीं की कभी। आज भुगत रहे हैं और अभी भी नहीं चेतेंगे तो अगले 20 साल बाद और क्या हाल होगा? तो कितने डायमेंशन से आप इस बात को डिस्कस करेंगे कि केवल अधिकारों से नहीं चलेगी जिंदगी। अनुच्छेद 19 देखिए आप संविधान का, कई तरह की स्वतंत्रताएं हैं, लेकिन साथ में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। मतलब वही कि अधिकार हैं लेकिन साथ में जिम्मेदारियां भी हैं। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन सदाचार लोक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए। अधिकार तो था घूमने फिरने का, लेकिन कोरोना में सरकार ने तो हमें लॉकडाउन लगा के घर में बंद कर दिया। तो हमारी जिम्मेदारी भी तो है समाज के प्रति कि ना हम बीमार हो ना दूसरे को बीमार करें। अब कितने एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं इसमें, कितने डायमेंशन आप दिखा सकते हैं? बस यही होता है वास्तव में निबंध। अब इसमें ना कोई रटी रटाई बात है, इसमें ना कोई फैक्ट है, और अब सबके आइडियाज अपने हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर आदमी पूरे 20 डायमेंशन दिखाएगा। आपने पंचायत का उदाहरण लिया, आपने प्राइम मिनिस्टर का उदाहरण लिया, आपने मुख्यमंत्री का उदाहरण लिया, आपने जलवायु परिवर्तन का उदाहरण लिया। हाँ, जितने ज्यादा डायमेंशन से हम बात को डिस्कस कर दें, और टोटल बस जो हमने कहा व्यक्तिगत विचार होंगे यहाँ। परिवार, जिन माँ बाप ने हमें पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, अपने पैरों पे खड़ा किया, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी तो पारिवारिक भी होगा। उस स्कूल के प्रति हमारी जिम्मेदारी, उस समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी। आजकल कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है कि जो बड़े बड़े कॉरपोरेट क्षेत्र हैं, जिस समाज में फल फूल रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उस समाज के प्रति कॉरपोरेट क्षेत्र को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। मतलब हम आपको अधिकार दे रहे, पैसा कमाने का मौका दे रहे, तो आपकी कुछ जिम्मेदारी भी तो है हमारे प्रति। आप नहीं समझेंगे उस जिम्मेदारी को, कब तक आप लाभ कमा पाएंगे? तो कॉन्सेप्ट है आजकल कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हमने कहा निजी कंपनी के प्रति भी केवल अधिकारों से नहीं चलेगा, आपको अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना पड़ेगा। जिम्मेदारी पूरी आप नहीं कर पाएंगे तो आप विफल कहलाएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध, संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता। हम तो भरोसा करके बैठे हैं कि अरे हमने तो बना ली एक ऐसी एजेंसी की कोई भी वैश्विक स्तर पे विवाद होगा तो निपटारा होगा, और यहां क्या हो रहा है? तो मतलब वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन
नहीं कर पाया। WHO के ऊपर आरोप लगे कोरोना के दौर में कि उसने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाई, चाइना को कंट्रोल करने में या और बाकी पूरी दुनिया को देखने में। तो इसके अंतर्राष्ट्रीय डायमेंशन भी हो सकते। अब सोचिए, सोचना ही तो है निबंध में, करना क्या है, वो सोच के लिखना है। इसीलिए तो 3 घंटे में 3 निबंध बस लिखवा रहा है कि सोचिए जितना सोच सकते हैं आप, क्या क्या डायमेंशन दिखा सकते हैं आप। जलवायु परिवर्तन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, परमाणु बम पकड़ा दें पाकिस्तान के हाथ में और जिम्मेदारी का एहसास नहीं हो उसे, आए दिन देता रहता है धमकी। उत्तर कोरिया, तो सत्ता तो दे दें हम, अधिकार तो दे दें हम, लेकिन अगर जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा तो पूरी दुनिया को तहस नहस कर सकते हैं बिना जिम्मेदारी के। तो जो कहा जाता है कि बंदर के हाथ में, तो अगर जिसको दे रहे जो चीज, अगर उसे उस चीज की वैल्यू नहीं पता, अगर उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है कि जो चीज हमें मिली है इसका कैसे यूज करना है। आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पंचायत, राजनीतिक, संवैधानिक, राष्ट्रपति, इतनी सारी शक्तियां दी हैं संविधान के द्वारा, लेकिन उसी संविधान में हमने संविधान के उल्लंघन की दशा में उसके ऊपर महाभियोग चलाने की व्यवस्था भी की है। तो हर जगह देखिए आप, जहां अधिकार हैं, शक्तियां हैं, साथ में उत्तरदायित्व जरूर जुड़े हुए हैं, ताकि व्यक्ति बेहतर ढंग से अपनी उन शक्तियों का प्रयोग करे, दुरुपयोग ना करे। भारत में संसदीय लोकतंत्र है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल है। देखिए इतनी ताकत है देश के प्रधानमंत्री के पास, लेकिन जब तक लोकसभा में बहुमत होगा तभी तक, जैसे ही बहुमत खोएगा, मतलब जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी लोकसभा के प्रति, जनता के चुने हुए सदन के प्रति जिम्मेदारी है। और उससे भी बड़ी जिम्मेदारी आपके हमारे प्रति है, होना है अगले साल चुनाव। जिम्मेदारी है कि नहीं है? हर जगह, हर संस्था में आप देखें कि अगर हम व्यक्ति को सत्ता देते हैं, अधिकार देते हैं, जिम्मेदारियां तय नहीं करते, तो दुरुपयोग होता है। ब्रिटिश शासन काल में केवल सत्ता थी उनके पास, अधिकार थे, आपके हमारे प्रति जिम्मेदार नहीं थे, इसीलिए निरंकुश हो गए थे। तो हमें वो डायमेंशन भी दिखाना है कि जब हमने कहा कि हम सत्ता दे देंगे, उत्तरदायित्व तो नहीं करेंगे, तो क्या होगा। ब्रिटिश शासन का उदाहरण डाल सकते हैं कि देखिए सत्ता थी उनके पास, लेकिन चूंकि डेमोक्रेसी नहीं थी, हमारे चुने हुए नहीं थे वो, आपके हमारे प्रति उत्तरदायित्व तो नहीं था उनका, निरंकुश थे। हम बात कर रहे हैं, आज का एग्जाम्पल डालें आप, उत्तर कोरिया, चाइना, रसिया की सब जहां जहां तानाशाह है, सत्ता हो गई है उनके हाथ में, लेकिन चूंकि उत्तरदायित्व तय नहीं है, जिम्मेदारियां तय नहीं है, निरंकुश हो गए हैं। जो मर्जी रसिया साल भर से युद्ध लड़ रहा है यूक्रेन से, क्या मिला क्या नहीं मिला, लेकिन क्यों? क्योंकि किसी से पूछना बताना तो है नहीं, कोई जिम्मेदारी तो तय है नहीं, डेमोक्रेसी तो है नहीं भारत जैसी। तो आप लोकतंत्र की चर्चा करें, आप तानाशाही से कंपेयर करें उसे, कितने सारे डायमेंशन हो सकते हैं उस चीज के। सामाजिक की बात करें, महिलाओं के प्रति जिम्मेदारी, जो समाज के वंचित शोषित वर्ग हैं उनके प्रति जिम्मेदारी, महिलाएं घर चला रही, परिवार चला रही, हाउस वाइफ या और जो है, तो उनके प्रति जिम्मेदारी, वो पिछड़ी हैं तो उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? अगड़ोई की तो जिम्मेदारी है कि पिछड़ों को मुख्य धारा में जोड़ेंगे। अब वो लिंग के आधार पे हो, वो जाति के आधार पे हो, वो धर्म के आधार पे हो। आर्थिक जिम्मेदारी नहीं है कि जिन्होंने 10-10 हजार रुपए लिया था वो लौटाते देश को, खा के भाग गए। हम इस देश में काम कर रहे, पैसा कमा रहे, हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम सरकार को ईमानदारी से टैक्स चुकाएं। कितने डायमेंशन है इस बात की। और जहां देखेंगे आप कि अधिकार के साथ जिम्मेदारी नहीं है, वहीं समस्याएं पैदा हैं, चाहे वो हम